निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें यह बताना है कि इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उनके इकाई के अंक क्या होंगे। बच्चों जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 12 का वर्ग बराबर हम जानते हैं कि 12 गुणा 12 होता है और यह 144 होता है। तो 12 का वर्ग बराबर 144 होता है। अगर हम 17 का वर्ग करें तो बच्चों यह 17 गुणा 17 और यह 289 होता है। बच्चों अगर 25 का वर्ग करें तो यह 25 गुणा 25 यानी कि 625 होता है। तो 12 का वर्ग यह 144, 12 जो संख्या है इसका इकाई का अंक 2 है। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 12 के वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। इसी तरह से 17 का वर्ग, इसमें इकाई का अंक 7 है। 7 का वर्ग 49 होता है, इसमें अंतिम अंक 9 है, तो 17 के वर्ग में अंतिम अंक 9 होगा। 25 के वर्ग में अंतिम अंक 5 होगा। तो बच्चों इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 12 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 का वर्ग 4 है, तो 12 के वर्ग में अंतिम अंक 4 होगा, इकाई का अंक 4 होगा। इसी तरह से बच्चों 25 के वर्ग में संख्या 25 में अंतिम अंक इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 के वर्ग में अंतिम अंक 5 होगा। यह 625 है, इकाई का अंक इसमें 5 है। तो बच्चों यहाँ पर इन सभी संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे हम यह पता लगा लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न को इस तरह से करेंगे, भाग 1 करते हैं। बच्चों भाग 1 में संख्या दी गई है 81, तो यहाँ हम लिखेंगे 81 में इकाई के स्थान पर 1 है। और बच्चों क्योंकि 1 का वर्ग बराबर 1, अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। बच्चों इसी तरह से हम दूसरे भाग भी कर लेते हैं। दूसरे भाग में संख्या दी गई है 272। बच्चों 272 में इकाई के स्थान पर 2 है और हम जानते हैं कि 2 का वर्ग बराबर 4, अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 4 होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 799। बच्चों 799 में इकाई के स्थान पर 9 है और हम जानते हैं कि 9 का वर्ग बराबर 81 होता है और बच्चों 81 में इकाई का अंक 1 है, अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 9 होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 3853। तो 3853 में इकाई के स्थान पर 3 है और 3 का वर्ग बराबर 9, अतः 3853 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 9। बच्चों भाग 3 में एक बार फिर से देखते हैं। 799 में इकाई के स्थान पर 9 है और 9 का वर्ग बराबर 81। बच्चों 81 में इकाई का अंक 1 है, अतः 799 के वर्ग में इकाई का अंक बच्चों यहाँ पर यह 1 होगा। बच्चों अब भाग 5 करते हैं। भाग 5 में संख्या दी गई है 1234। तो बच्चों 1234 में इकाई के स्थान पर 4 है और 4 का वर्ग बराबर 16। 16 में इकाई का अंक 6 है, अतः 1234 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 6 होगा। बच्चों भाग 6 में संख्या दी गई है 26,387। तो बच्चों 26,387 में इकाई के स्थान पर 7 है और 7 का वर्ग बराबर 49। बच्चों 49 में इकाई का अंक 9 है, अतः 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 9। बच्चों भाग 7 करते हैं। भाग 7 में संख्या दी गई है
52,698। तो 52,698 में इकाई के स्थान पर 8 है और 8 का वर्ग बराबर 64। अतः बच्चों क्योंकि 64 में इकाई का अंक 4 है, अतः 52,698 में के वर्ग में इकाई का अंक बच्चों 4 होगा। बच्चों अब हम अगली संख्या ले लेते हैं भाग 8 के लिए। भाग 8 में संख्या दी गई है 99,880। तो 99,880 में इकाई के स्थान पर 0 है और बच्चों हम जानते हैं कि 0 का वर्ग बराबर 0 होता है। अतः 99,880 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा। बच्चों भाग 9 करते हैं। भाग 9 में संख्या दी गई है 12,796। तो 12,796 में इकाई के स्थान पर 6 है और बच्चों 6 का वर्ग बराबर 36। 36 में इकाई का अंक 6 है। अतः 12,796 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। बच्चों भाग 10 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 55,555। तो 55,555 में इकाई के स्थान पर 5 है और बच्चों हम जानते हैं कि 5 का वर्ग बराबर 25। अतः 55,555 के वर्ग में इकाई का अंक 5 होगा। तो बच्चों हमने इस प्रश्न के सभी भाग कर लिए हैं। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। बच्चों हम संख्याओं के वर्ग के गुण धर्म से हम जानते हैं कि यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम यह लिख लेते हैं और इस गुण धर्म से हम यह सभी संख्याएं दी गई हैं इनको पहचानेंगे कि यह वर्ग संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। पहले गुण धर्म लिख लेते हैं। बच्चों संख्याओं के गुणधर्म से यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में संख्या दी गई है 1057। बच्चों यहाँ 1057 इस संख्या का इकाई का अंक 7 है। अतः यह संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यह संख्या उपरोक्त गुण धर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों क्योंकि गुण धर्म क्या है, यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। क्योंकि 1057 में अंतिम अंक 7 है, यानी कि इकाई का अंक 7 है। अतः यह संख्या उपरोक्त गुण धर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों भाग 2 में संख्या दी गई है 23,453। इसमें हम लिखेंगे यहाँ 23,453 का इकाई का अंक 3 है। अतः यह संख्या उपरोक्त गुण धर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों क्योंकि गुण धर्म में जो अंक दिए गए हैं 0, 1, 4, 5, 6 या 9, अगर संख्या इन पर समाप्त होती है, इनमें से किसी एक अंक पर समाप्त होती है तो वह संख्या वर्ग संख्या होगी। यहाँ पर 3 इन संख्याओं में नहीं है, इन संख्याओं में नहीं आता। 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से नहीं आता। इस वजह से यह एक वर्ग संख्या नहीं होगी। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में बच्चों संख्या दी गई है 7,928। यहाँ 7,928 का इकाई का अंक 8 है। अतः यह संख्या उपरोक्त गुण धर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि बच्चों यह जो अंक है अंतिम अंक 8, अगर हम गुण धर्म से देखें, गुण धर्म में जो अंक हैं
0, 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें 8 अंक नहीं है, तो यह उपरोक्त गुणधर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। भाग 4 करते हैं बच्चों। भाग 4 में संख्या दी गई है 2,22,222। यहाँ 2,22,222 का इकाई का अंक 2 है, अतः यह संख्या उपरोक्त गुणधर्म के आधार पर पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें अंतिम अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, और गुणधर्म के अनुसार अगर इकाई का अंक या संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तभी संख्या वर्ग संख्या होती है। यहाँ पर 2 के कारण, यहाँ पर अंतिम अंक 2 होने के कारण यह संख्या 2,22,222 पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों भाग 5 करते हैं। यहाँ पर यह जो संख्या है 64,000, बच्चों 64,000 का इकाई का अंक 0 है बच्चों, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त गुणधर्म से यह कहा गया है गुणधर्म में कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है अगर संख्या तो वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 0 इसका इकाई का अंक है 64,000 का, तो यह पूर्ण वर्ग होना चाहिए बच्चों, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें हमें एक गुणधर्म और यहाँ पर प्रयोग में लाना होगा। वह गुणधर्म यह है कि अगर 0 से समाप्त हो रही है संख्या, शून्यों की संख्या सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि 3 शून्य हैं, इस वजह से इस कारण 3 शून्य होने के कारण, क्योंकि 3 शून्य का मतलब 3 विषम संख्या है, 0 यहाँ पर विषम हैं, तो इस कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर संख्या 0 से समाप्त होती है और शून्यों की संख्या सम संख्या है तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ 64,000 का इकाई का अंक 0 है, परंतु अंतिम कुल शून्यों की संख्या सम संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 89,722। बच्चों यहाँ 89,722 का इकाई का अंक 2 है, अतः यह संख्या उपरोक्त गुणधर्म के अनुसार पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों इस संख्या में 89,722 में इकाई का अंक 2 है, क्योंकि संख्याओं के गुणधर्म से संख्या एक वर्ग संख्या होने के लिए उसका अंतिम अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम अंक 2 है, इस वजह से यह संख्या 89,722 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बच्चों भाग 7 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 2,22,000। बच्चों यहाँ 2,22,000 का इकाई का अंक 0 है, परंतु अंतिम कुल शून्यों की संख्या सम संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य है और 3 विषम संख्या होती है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ बच्चों यह जो संख्या दी गई है 2,22,000 का इकाई का अंक 0 है, परंतु अंतिम कुल शून्यों की संख्या सम संख्या नहीं है। अंतिम कुल शून्यों की संख्या सम संख्या न होने से यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों भाग 8 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 5,05,050। यहाँ 5,05,050 का इकाई का अंक 0 है, परंतु अंतिम कुल शून्यों की संख्या सम संख्या न होने से यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों यहाँ पर यह जो संख्या है 5,05,050, इसमें इकाई का अंक 0 तो है, लेकिन यहाँ पर जो 0 है वो केवल 1 है और 1 विषम संख्या होती है, यह सम संख्या नहीं है। कुल जो 0 है अंतिम 0 यह 1 है, यह सम संख्या न होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि अगर इकाई का अंक 0 होता है और कुल शून्यों की संख्या अगर सम होती है
तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रश्न 2 में जो संख्याएं दी गई हैं यह सभी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। बच्चों यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 431, 2826, 7779, 82004। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में जो संख्या दी गई है यह 431 है। बच्चों 431 में हम यह देख रहे हैं कि इसमें इकाई के स्थान पर 1 है। बच्चों 431 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग बराबर 1 होता है। और बच्चों 1 यह विषम संख्या है, अतः 431 का वर्ग विषम होगा। बच्चों 431 में यह जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक, यह 1 है और बच्चों 1 का वर्ग बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब 431 का जब हम वर्ग करेंगे उसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 1 आएगा और एक विषम संख्या होने के कारण हम कह सकते हैं 431 का वर्ग विषम है। जब हम बच्चों 431 का वर्ग करेंगे तो आप देख रहे हो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आता है, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आता है, 1 को 4 से गुणा करते 4 आता है, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा। इसके बाद बच्चों आगे हम 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 1 आगे 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 और 1 17, 1 3 और 3 6, 4 और 4 8 और 9 17, 1 आगे 1 2 और 2 5, 1 और 7 8 1। तो 431 का वर्ग बराबर 1,85,761। तो बच्चों 431 के वर्ग में अंतिम अंक 1 है, तो बच्चों 431 का वर्ग विषम होगा। तो इसको इसी तरह से हम करेंगे, लिखेंगे 431 में इकाई के स्थान पर 1 है और 1 का वर्ग बराबर 1, एक विषम संख्या है, अतः 431 का वर्ग विषम है क्योंकि 431 के वर्ग में अंतिम अंक 1 होगा। भाग 2 करते हैं बच्चों। भाग 2 में संख्या दी गई है 2826। बच्चों 2826 में इकाई के स्थान पर 6 है और 6 का वर्ग बराबर 36। 36 में अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 6 है और बच्चों 6 सम संख्या है, अतः 2826 का वर्ग सम है। तो इसका मतलब 2826 का वर्ग विषम नहीं है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमें प्रश्न का उत्तर इस तरह से देना है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे 2826 का वर्ग विषम नहीं है। भाग 3 करते हैं। 7779। बच्चों इस संख्या में इकाई के स्थान पर 9 है और बच्चों 9 का वर्ग बराबर 81 होता है। 81 में इकाई का अंक 1 है, एक विषम संख्या है, अतः 7779 का वर्ग विषम है। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 82,004। तो बच्चों 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है और बच्चों 4 का वर्ग बराबर 16। 16 में अंतिम अंक 6 है, 6 सम संख्या है, अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं है क्योंकि 82,004 यह सम संख्या है, इसका अंतिम अंक 4 है। प्रश्न 4 करते हैं बच्चों। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों 11 का वर्ग 121 दिया गया है और 11 का वर्ग 121 होता है। अब 101 का वर्ग बराबर 10201। बच्चों यहाँ पर बच्चों 101 का वर्ग बराबर 10201 और 1001 का वर्ग बराबर 1202201। बच्चों अगर हम दूसरा और तीसरा यानी 101 का वर्ग और 1001 का वर्ग
इसका अवलोकन करें। तो यहाँ पर 101 का वर्ग 101 में एक शून्य है, 1001 का वर्ग 1001 इस संख्या में दो शून्य हैं। तो बच्चों 101 का वर्ग बराबर 10201। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तो बीच में प्रत्येक बार आ रहा है, दो तो बीच में प्रत्येक बार आ रहा है। अब शून्य की जो संख्या है दो से पहले और दो से बाद, यह एक है 101 में, और 1001 के वर्ग में, क्योंकि 1001 में दो शून्य हैं, तो 1001 के वर्ग में दो से पहले दो शून्य हैं और दो के बाद शून्य हैं, और पहला और अंतिम अंक 1 है। हम 11 का वर्ग देखें बच्चों, हम 11 का वर्ग अगर देखते हैं, क्योंकि 11 में कोई शून्य नहीं है, तो दो से पहले और दो के बाद इसके वर्ग में कोई शून्य नहीं है, और पहला और अंतिम अंक 1 है। 101 के वर्ग में एक शून्य है, तो इसके वर्ग में दो से पहले एक शून्य, दो के बाद एक शून्य, एक पहले एक अंतिम। अब 1001 के वर्ग में, क्योंकि 1001 में दो शून्य हैं, तो दो से पहले दो शून्य, दो के बाद दो शून्य इसके वर्ग में, और इसके वर्ग में पहला अंक 1 और दूसरा अंक 1। बच्चों इस प्रतिरूप को हम आगे भी प्रयोग में लाएंगे। अब आगे दिया गया है 1,01,000 का वर्ग बराबर, 1,01,000 में बच्चों 4 शून्य हैं, 1,01,000 का वर्ग बराबर। अब इसी प्रतिरूप को आगे बढ़ाएंगे। पहले बीच में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 1001 में 4 शून्य है, तो 2 के बाद 4 शून्य लिखेंगे और 2 से पहले 4 शून्य लिखेंगे। पहला अंक 1 होगा और अंतिम अंक 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में 2 से पहले 4 शून्य आएंगी और 2 के बाद 4 शून्य आएंगी। अब आगे बच्चों संख्या दी गई है 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य, 1 का वर्ग, 1,01,00,000 का वर्ग बराबर। बच्चों हम 2 लिखेंगे पहले और 2 के बाद 6 शून्य लिखेंगे, 2 से पहले 6 शून्य लिखेंगे, पहला अंक 1 होगा, अंतिम अंक 1 होगा इसके वर्ग में। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में 1 के बाद 6 शून्य आएंगी, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 6 शून्य आएंगी, फिर 1 लिखा जाएगा। प्रश्न 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर हम पहले 3 जो वर्ग दिए गए हैं इनका अवलोकन कर लेते हैं। बच्चों पहले वर्ग में यानी 11 का वर्ग बराबर 1 2 1, 121 दिया गया है, और बच्चों 101 का वर्ग बराबर 1,02,01 और 1,01,01 का वर्ग बराबर यानी 10,000। 101 का वर्ग बराबर 1,02,03,02,01। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीच का अंक है यह 11 का वर्ग में 2 है, 101 के वर्ग में बीच का अंक 2 है, 10,101 के वर्ग में बीच का अंक 3 है। अब बच्चों इस 2 और 3 को हम इसका संबंध संख्या के वर्ग से करते हैं। यहाँ पर 11 का वर्ग, इसमें कुल 2 1 हैं, और 101 का वर्ग यहाँ भी कुल 1 की संख्या 2 है, और 10,101 में जो यह 1 अंक है यह कुल 3 1 के अंक हैं। तो बच्चों पहले वर्ग में 2 आ रहा है, दूसरे वर्ग में भी 2 आ रहा है, और तीसरे के वर्ग में 3 आ रहा है। तो यह संबंधित हो रहा है कुल 1 कितने अंक हैं। अब बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि जो चौथी संख्या है इसमें कुल कितने अंक हैं, 1 2, इसमें कुल कितने 1 के अंक हैं, यह 1 2 3 4 1 के अंक हैं। तो बच्चों यहाँ पर बीच का अंक इसके वर्ग में 4 होगा। अब बच्चों आगे हम यह देख रहे हैं कि वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर बीच का अंक बच्चों यह 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिक्त स्थान में जो 1 का अंक है यह 5
एक के अंक होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम 5 एक के अंक लिख लेते हैं और बच्चों प्रत्येक अंक के बीच में शून्य हमें रखना होगा। यानी पहले तो 5 एक रख लेते हैं, एक के बाद रिक्त स्थान, फिर एक, फिर रिक्त स्थान, फिर एक, फिर रिक्त स्थान, फिर एक, फिर रिक्त स्थान, फिर एक। तो कुल मिला के यह 5 एक हमने लिख लिए हैं। अब रिक्त स्थान में हम शून्य रख लेंगे। तो यहाँ शून्य आएगा, यहाँ शून्य आएगा, यहाँ शून्य आएगा, बच्चों यहाँ शून्य आएगा। तो बच्चों इसका वर्ग बराबर यह 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 4 शून्य 3 शून्य 2 शून्य 1 होगा। अब बच्चों 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 का वर्ग बराबर, जैसा कि अभी हमने समझा कि इसमें एक के अंक कुल 4 हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों 1 से 4 तक हमें संख्याएं लिखनी होंगी। जैसे यहाँ पर 1 के बाद यहाँ रिक्त स्थान छोड़ेंगे, फिर 2 लिखेंगे, रिक्त स्थान छोड़ेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब बच्चों 4 के बाद हम घटता हुआ क्रम लिखेंगे संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का। यह 3, 4 के बाद रिक्त स्थान 3, रिक्त स्थान 2, फिर रिक्त स्थान, फिर 1 लिखेंगे और इन अंकों के बीच में हम शून्य रिक्त स्थान में लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 का वर्ग बराबर 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 3 शून्य 2 शून्य 1 होगा। क्योंकि बच्चों हमने पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरूप में यह देखा कि जितने एक के अंक हैं तो वर्ग संख्या में बीच का अंक यही संख्या होगा। जैसे पहले में हम देख रहे हैं 2 है और दूसरी संख्या में एक के अंक 2 हैं तो बीच का अंक 2 है। तीसरी संख्या के वर्ग में, तीसरी संख्या में एक के अंक 3 है तो बीच का अंक इसके वर्ग में 3 है। अब बच्चों पहली संख्या के वर्ग यानी 11 का वर्ग, 11 में कोई शून्य नहीं है तो बच्चों पहली संख्या के वर्ग में भी कोई शून्य नहीं है। 2 से पहले 1 लिखा हुआ है, 2 के बाद 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरी संख्या का वर्ग 101 का वर्ग, इसमें 1 शून्य है। तो बच्चों यहाँ पर 2 से पहले शून्य, 2 के बाद शून्य और पहला और अंतिम अंक 1 और 1 होगा। तो 1 के बाद शून्य, फिर 2 शून्य 1। तीसरी संख्या का वर्ग 1 शून्य 1 शून्य 1 का वर्ग, बीच का अंक 3 होगा इसके वर्ग में। 3 से पहले शून्य, 3 के बाद शून्य, फिर 3 का घटता हुआ क्रम 2, इससे पहले शून्य, ऐसे ही इसके बाद शून्य। ये आप देख रहे हैं पहला अंक 1, अंतिम अंक 1। यानी आपने यह देखना है 3 2 1 3 2 1। तो यही हमने प्रतिरूप को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से बच्चों 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 का वर्ग, यहाँ पर हम बीच का अंक 4 लेंगे और 4 के बाद 3 2 1 लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ। लेकिन 2 लगातार अंकों के बीच में हमने बीच में शून्य यहाँ पर रखना है। तो 4 3 2 1 बाएं हाथ की तरफ, 4 3 2 1 दाएं हाथ की तरफ और सभी अंकों के बीच में हमने शून्य रखना होगा। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बीच का अंक वर्ग संख्या में 5 है और 5 के बाद 4 3 2 1 सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ 4 3 2 1 और सभी अंकों के बीच में शून्य। प्रश्न 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो प्रथम 3 संख्याओं को अगर हम देखें, जैसे पहली संख्या को अगर हम देखें 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। पहली 2 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं 1 और 2, इनके वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। अब बच्चों अगर हम पहली 2 संख्याओं को देखें तो यह क्रमागत संख्याएं हैं 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, इसी तरह से 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, इसी तरह से 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और यहाँ पर 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग। आगे हम देखें तो यहाँ पर 5 का वर्ग धन यह 6 का वर्ग होगा और आगे 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग। बच्चों अगर हम
तीसरी और चौथी संख्या को देखें, जैसे हम 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो अंतिम दो यह जो संख्याएं हैं 2 का वर्ग 3 का वर्ग, और दूसरे में 6 का वर्ग 7 का वर्ग है, और तीसरे में 12 का वर्ग 13 का वर्ग है। तो इस तरह से चतुर्थ में यह 20 का वर्ग यहाँ पर आएगा और यहाँ 21 का वर्ग है। तो यह क्रमागत संख्याएं हैं, यानी 20 और 21 आ गया। इसी तरह से आगे 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग, 30 और 31 क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम सबसे अंतिम यहाँ पर अगर देखें 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन यहाँ पर रिक्त स्थान का वर्ग बराबर रिक्त स्थान का वर्ग। इसको बच्चों यहाँ रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ हमने फिर से इस प्रतिरूप को देखना होगा। हम पहला दूसरे को तीसरे के साथ संबंधित करेंगे। तो अगर आप देखें पहली संख्या में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो यहाँ 1 गुणा 2 बराबर 2 होता है। तो बच्चों यह 1 गुणा 2 बराबर यह 2 आ गया, 2 गुणा 3 बराबर यहाँ 6 आ गया, 3 गुणा 4 बराबर यह 12 आ गया, 4 गुणा 5 बराबर बच्चों यह 20 आ गया, या 5 गुणा 6 बराबर बच्चों यह 30 आ गया। ऐसे यहाँ पर 6 गुणा 7 बराबर 42 होता है, और बच्चों यहाँ पर इसका क्रमागत संख्या 42 का 43 आएगा। तो 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 42 का वर्ग बराबर 43 का वर्ग होगा। तो बच्चों हमने सभी रिक्त स्थानों को इस तरह से भर लिया है प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए। हमने सभी लुप्त संख्याओं को प्राप्त कर लिया है। प्रश्न 7 करते हैं, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 में दिया गया है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। बच्चों 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यह सभी विषम संख्याएं हैं, और यह सभी विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्योंकि 1 के बाद विषम संख्या 3 आती है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, इसलिए 5 का वर्ग बराबर 25। तो बच्चों यह योग 25 होगा, इसलिए दिया गया योग बराबर 25। तो बच्चों भाग 1 में 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 25 होगा। भाग 2 करते हैं। बच्चों भाग 2 में अगर हम देखें तो 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कितनी क्रमागत विषम संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो बच्चों यहाँ 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, इसलिए 10 का वर्ग बराबर हम जानते हैं कि 100 होता है, इसलिए दिया गया योग बराबर 100 होगा। तो बच्चों इन सभी संख्याओं का क्रमागत 10 विषम संख्याओं का योग यह 100 होगा। बच्चों इसी तरह से भाग 3 करते हैं। भाग 3 में हम देख रहे हैं कि कुल कितनी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, इसलिए 12 का वर्ग बराबर हम जानते हैं कि 144 होता है, अतः दिया गया योग बराबर 144 होगा। तो बच्चों यह योग 144 आएगा। प्रश्न 8 करते हैं। भाग 1 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि 7 का वर्ग बराबर 49 होता है, इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 होगा। बच्चों हमने प्रश्न 7 में भी सीखा है, हमने वहां पर देखा था जैसे प्रथम भाग में 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 5 का वर्ग बराबर 25 है, और 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 10 का वर्ग बराबर 100 होगा। 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 12 का वर्ग बराबर 144 होगा। इसको हम प्रश्न 8 में भी प्रयोग में लाएंगे। 7 का वर्ग बराबर 49 होता है, तो इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 होगा। इस योग को बच्चों यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। पहली 7 क्रमागत विषम संख्याएं यह 1, 3, 5, 7, 9,
11 और 13 होंगी। तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 बराबर 49 होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में पूछा गया है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि 11 का वर्ग बराबर 121, इसलिए 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121 होगा। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 धन 21। बच्चों यह 11 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। इन सभी का योग 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121 होगा। तो बच्चों भाग 1 में 49 बराबर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 लिखेंगे। और भाग 2 के लिए 121 बराबर 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 लिखेंगे। प्रश्न 9 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। बच्चों पहले तो हम यहाँ पर संख्याओं का गुणधर्म लिख लेते हैं जो इससे संबंधित है। यह गुणधर्म बच्चों यह है कि n स्क्वायर और n धन 1 स्क्वायर के बीच में संख्याएं बराबर 2n। बच्चों भाग 1 करते हैं। उपरोक्त गुणधर्म से बच्चों अगर हम यहाँ पर n स्क्वायर और n धन 1 स्क्वायर इसकी तुलना करें, भाग 1 के लिए 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याओं का वर्ग यानी 12 का वर्ग और दूसरी संख्या 13 है, 13 का वर्ग। यह दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो इनका वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो उपरोक्त गुणधर्म से, यानी गुणधर्म क्या है, n स्क्वायर और n धन वर्ग का स्क्वायर के बीच में संख्याएं बराबर 2n होती हैं। तो n स्क्वायर और n धन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर n क्या हो जाता है, n बराबर 12 आ जाता है। तो उपरोक्त गुणधर्म से n बराबर 12 के लिए हम कह सकते हैं कि 12 और 13 के वर्ग के बीच में संख्याएं बराबर 2n। इसका मतलब 2 गुणा n, यहाँ पर 12 है तो यह संख्याएं बच्चों 24 होंगी। तो बच्चों उपरोक्त गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n बराबर 12 के लिए 12 और 13 के वर्ग के बीच में कुल संख्याएं 24 होंगी। अब बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्याएं दी गई हैं 25 और 26। तो बच्चों यहाँ पर 25 का वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो उपरोक्त गुणधर्म से यहाँ पर n बराबर 25 हो जाता है, क्योंकि n 25 होगा और n धन 1 बराबर 25 धन 1 यह 26 होगा। तो बच्चों n बराबर 25 के लिए 25 और 26 के वर्ग के बीच में संख्याएं बराबर 2 गुणा n का मान यहाँ पर 25 रखेंगे तो यह 2 गुणा 25 होगा, मतलब 50 संख्याएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं होंगी। बच्चों जैसे हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग अगर लेते हैं तो इसमें n बराबर 3 हो जाता है। 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में संख्याएं बराबर 2 गुणा n यानी 2 गुणा 3, तो यह 6 होंगी। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग बच्चों 16 होता है। इनके बीच में जो संख्याएं होंगी प्राकृत संख्याएं, 9 के बाद 10 आता है, 11 12 13 14 15। तो 9 और 16 के बीच में यानी 10 11 12 13 14 15 यह 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होंगी। तो इसी तरह से 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं होंगी। 25 और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं होंगी। भाग 3 करते हैं बच्चों। भाग 3 में दिया गया है 99 और 100। तो बच्चों उपरोक्त गुणधर्म से यहाँ पर n बराबर 99 हो जाता है। इसके लिए यानी 99 और 100 के वर्ग के बीच में
संख्याएं बराबर 2 गुणा n और n यहाँ पर 99 रखेंगे तो बच्चों 2 गुणा 99 बराबर 198। तो 99 और 100 के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं होंगी। बच्चों